गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपके साथ निजाम। आज हमारा नया सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करने से पहले एक बात आपको मैकेनिक्स जानना पड़ेगा कि मैकेनिक्स कहते हैं किसे, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से नंबर, इस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं एसएससी जेई में। इस सब्जेक्ट में आपके एसएससी जेई जो है 25 से 35 नंबर्स आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स। इस वीडियो में टिपिकली हम लोग डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड का चर्चा करेंगे। फ्लूइड कहते किसको हैं, उससे पहले हम लोग मैकेनिक्स जान लेते हैं। तो मैकेनिक्स आपको कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। मैकेनिक्स कहते हैं किसे, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। मैकेनिक्स को इंजीनियरिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। दूसरा मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और थर्ड है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स पे जाने से पहले आपको एक सॉलिड के बारे में कुछ बात बताएंगे। सॉलिड आप सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हैं कि सॉलिड पे जब आपका फोर्स अगर इस पे लगाया जाता है तो इस फोर्स के कारण इसमें आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। गौर करने वाली बात यह है इसमें, ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा यह आपका तब तक ही होगा जब तक आपका इस पे फोर्स जो है लगा रहेगा अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर जब तक फोर्स लगा है तब तक इस पे ये स्ट्रेस के कारण ये जो आपका स्ट्रेन है ये लगा रहेगा। और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो स्ट्रेस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन कहते हैं किस है, तो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको आपको स्ट्रेन कहते हैं। तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब आपका देखिए, अगर आप इलास्टिक लिमिट के बाहर लगाइएगा तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है जो कि आपका ओरिजिनल शेप पे नहीं आता है। अंदर इलास्टिक लिमिट अगर आपका स्ट्रेस लगा है, फोर्स लगा है, तो ये अब जब फोर्स का रिमूवल करेंगे तो ये बॉडी ये वापस यहाँ से श्रिंक कर जाएगी और यहाँ वापस आ जाएगी और फिर इसी तरह अपना ओरिजिनल शेप ले लेगी। तो आप ये कह सकते हैं इसके पास, सॉलिड के पास, प्लास्टिक बॉडी के पास क्या होता है, ब्रेन होता है, जो कि स्ट्रेस के रिमूवल के बाद ओरिजिनल शेप पर आ जाता है। इसका सच है, इसके पास क्या था, दिमाग होता है कि क्या किया, जहां था वहां वापस आ गया। ठेल के हमने यहाँ किया तो बोला नहीं मेरा ये जगह नहीं है भाई, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस चलो वापस चलो, बट देखो यहाँ आ जाता है। यही आप जब फ्लूइड की बात करेंगे तो देखिएगा वो फ्लूइड क्या होगा, ये फोर्स जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये वापस नहीं आएगा। फ्लूइड शियर फोर्स, नॉर्मल नहीं, शियर फोर्स आप जब लगाएंगे उसमें तो ये वापस नहीं आएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ई लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये जो आपका इप्सिलॉन। आप देखिएगा ये ई सिग्मा बाय इप्सिलॉन। अब यहां देख रहे हैं अगर आप कोई बॉडी पर स्ट्रेस कैरी करने का ज्यादा कैपेसिटी है, स्ट्रेस करने का ज्यादा कैपेसिटी है, या फिर जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो उसको स्ट्रेस करने का, कैरी करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा पर यूनिट स्ट्रेन। ठीक। और दूसरा, अगर किसी और जिसमें, और इस बात एक और देख लीजिए, अगर ई ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन, अगर आपका इप्सिलॉन जिसमें कम हो रहा है यानी कि उसमें इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका ज्यादा है, अगर किसी बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या ज्यादा है, तो उसका स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होता कम होगा। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं आप, हम लोग इसे इरेज कर देता हूं।
मान लीजिए एक सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, दोनों एक सेम सॉलिड बॉडी है। इसमें हम क्या करते हैं, एक शियर फोर्स देते हैं, टाउ 1 टाउ 2। इस शियर फोर्स के कारण, टेंजेंशियल फोर्स के कारण, शियर फोर्स के कारण क्या होगा, इसमें आप देखिएगा कि एक डिफॉर्मेशन आएगा और ये अपने ओरिजिनल शेप से फाई एंगल बनाते हुए डिफॉर्म कर जाएगा। देख पा रहे हैं, अगर इस पे शियर फोर्स लगा रहे हैं तो ये फाई एंगल बनाते हुए डिफॉर्म कर गया। और ये जो टाउ है, और देखिए मान लीजिए पाई, ये शियर फोर्स 1 से शियर फोर्स 2 ज्यादा है, इसमें डिफॉर्मेशन जो है देखिएगा ज्यादा लग रहा है। इसमें डिफॉर्मेशन क्या हुआ, कम हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन इज शियर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। और दूसरी बात, और ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी आ जाता है इंटू 5। अगर हम जब इस फोर्स को यहां से रिमूव करेंगे, ये बॉडी जो था, ये आपको सॉलिड बॉडी वापस ये रिगेन कर लेगा अपने शेप को, और ये वापस कैसा बन जाएगा, जैसा इनिशियल पोजीशन पे था। इसी के लिए हम लोग एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, और ये होता है, यहाँ ये होता है। तो आप देखिएगा, जब तक अंडर द प्लास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, स्ट्रेन के। अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। कब तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है कि आपका बॉडी जो है अपना ओरिजिनल जो इसका शेप था वहां तक रिगेन कर लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें ये अपर एंड पॉइंट आएगा, वो फ्रैक्चर करना शुरू कर जाएगा, फिर फ्रैक्चर करेगा, यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फिर फ्रैक्चर कर जाता है। ये किसके लिए हम लोग बनाए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम, आपका माइल्ड स्टील के लिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने फ्लूइड पे आते हैं। फ्लूइड में देखिए, मान लीजिए फ्लूइड है, ठीक। इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टॉप फोर्स लगाएं। फ्लूइड है, फ्लूइड पे क्या किया हम लोग, टॉप फोर्स लगाएं। इस फोर्स के कारण टाइम t1 सेकेंड में यहां पे डिफॉर्मेशन आया, एंगल φ1 टाइम t में। अब मान लीजिए फिर हम लोग इस फोर्स को जो था शियर फोर्स, इस शियर फोर्स को हटाए नहीं, रहने दिए। तो टाइम जब t2 होगा, वो t2 टाइम में ये फोर्स जो है, ये फ्लूइड यहां आ जाएगा, और ये एंगल जो है φ2 पर घसक जाएगा। तो आप यहां एक बात देख रहे हैं, फोर्स को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। फोर्स जितना है, आप प्रीवियस में देखिए सॉलिड में अगर हम लोग ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो आपको फोर्स इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आपका पर टाइम में, एक टाइम t1 पे यहां पे था, तो t2 पर ये फ्लूइड जो है यहां पे घसक जाएगा इसी फोर्स के कारण। अगर t3 है तो यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां ये यहां हो जाएगा।
फिर जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये वापस यहाँ नहीं आएगा, ये जहां पहुंच चुका था वहीं रह जाएगा, फिर वापस ये इधर नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, वो स्ट्रेस पे नहीं टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम कितना देर तक ये फोर्स लग रहा है। तो यहां पर आपका देखिएगा कि सिर्फ स्ट्रेस पे स्ट्रेन डिपेंड नहीं कर रहा है, प्लस टाइम में कितना देर लग रहा है। तो यहां आप देखिए कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई प्लस डी फाई, मान लीजिए डी फाई प्लस टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है कितना देर लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कितना डिफॉर्मेशन, देखते हैं यहाँ पर कि कितना पर यूनिट टाइम में कितना इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है डिफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर हम लोग dt के लिए लेते हैं, स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप फ्लूइड में पढ़िएगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, और इसी को हम लोग बाद में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब विस्कोसिटी का चर्चा होगा, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसी बात को कहते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, म्यू लाते हैं, जिसको कि हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। म्यू को क्या कहते हैं, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, या सिर्फ विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। इसका तीनों नाम है। अब कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इस बात को समझने के लिए। मान लीजिए फ्लूइड ए है और ये फ्लूइड भी ए है। इस पे हम लोग लगा रहे हैं टॉ बराबर 20 न्यूटन, और इस फ्लूइड पे हम लोग लगा रहे हैं 40 न्यूटन। इस 20 न्यूटन के कारण डिफॉर्मेशन जो आपका होगा इतना होगा, और इस 40 के कारण इसी में डिफॉर्मेशन आपका ज्यादा हो जाएगा, y1 y2। तो यहां आप देखिएगा कि अगर फोर्स हम लोग बढ़ाते हैं तो डिफॉर्मेशन जो होगा वो पर यूनिट टाइम में डिफॉर्मेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो आप यहां से कह सकते हैं स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेन जो है, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स हम बढ़ाते हैं कोई फ्लूइड में तो उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए यही है फ्लूइड बी, ये फ्लूइड ए ही है और ये फ्लूइड बी है, और इस फोर्स को हम लोग कर देते हैं 10 न्यूटन। टाइम 1, ये भी था आपका टाइम 1 ही है, आई एम सॉरी उस टाइम 2 लिखा गया था, टाइम 1। अब टाइम 1 में आप देख पा रहे हैं इसमें आपका 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन जो हुआ आप देख पा रहे हैं सिग्मा फाई 1 है, यहां पे फाई 2 हो गया। ये जो है फाई 2 फाई 1 लेस देन फाई 2 है,
इससे क्या पता चल रहा है कि अगर फ्लूइड भी है, एक ही फोर्स से ये इसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने पड़ा। इसका क्या कारण है कि फ्लूइडिटी, अगर आपका डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि इस फ्लूइड में फ्लूइडिटी ज्यादा है, जिस फ्लूइडिटी जिसमें ज्यादा है उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा देखा जाएगा। द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ए। अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ए से रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का बी ज्यादा है, यानी कि इसे क्या पता चल रहा है, फ्लूइडिटी बी ग्रेटर देन फ्लूइडिटी ऑफ ए। अब फ्लूइडिटी ऑफ ए और फ्लूइडिटी ऑफ बी जो है आपका ज्यादा है फ्लूइडिटी ऑफ ए। इससे एक बात और पता चलेगा, देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं टॉ बराबर म्यू इंटू डी फाई बाय डी टी। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, टॉ बाय डी फाई बाय डी टी। डी फाई बाय डी टी ये तो आपका दोनों के लिए कांस्टेंट है, यानी कि यहां पर आ जाइए, पहला दूसरा तीसरा में ये है। यहां पर आप देखिए तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, यानी कि जिसका डी फाई बाय डी टी ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं म्यू ऑफ किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, तो बी यानी कि आपका म्यू ऑफ बी ग्रेटर देन म्यू ऑफ ए, यानी कि आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ बी जो है वो ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। यानी कि नहीं, आई एम सॉरी, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम होगा। जिसका ये ज्यादा होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उसका आपका डायनेमिक विस्कोसिटी कम होगा, सॉरी। तो आपका बी देख पा रहे हैं, इसमें जो रेसिस्टेंस होगा फ्लो के प्रति, जो रेसिस्टेंस होगा फ्लो के प्रति जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बी में कम होगा। यानी कि ज्यादा आसानी से आप इसको बहा सकते हैं, इसको बहाने में ज्यादा मुश्किल होगा, इसको फ्लो कराने में। ये सारी बातों को आप लिख लीजिए। अब मैं आपको इसके डिफिनेशन लिखा देता हूं, डिफिनेशन में लिख दूंगा, उसके बाद आपको मैं पढ़ के दिखला दूंगा, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो जाता। मैं लिखूंगा आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसे पहले लिख देता हूं। तो देखिए हम लोग समझ जाते हैं फ्लूइड की मैकेनिक्स के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स इट इज साइंस डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड इन रेस्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स किसे कहेंगे, ये क्या करता है, साइंस है जो डील करता है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बिहेवियर को, कब, जब मोशन या फिर रेस्ट में रहे। फ्लूइड किसे कहेंगे, तो फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो कि कैपेबल हो किसके, फ्लोइंग, जो फ्लो कर सके, उसे क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ किसके, शियर फोर्स के कारण। शियर फोर्स में क्या कर रहे हैं, अगर अपन अप्लाई किए तो क्या करें, फ्लो कर जाए, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। देखिए पढ़ देता हूं, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, however small the force may be। अगर छोटा से छोटा भी स्मॉल फोर्स रहेगा तभी क्या हो जाएगा, फ्लूइड आपका फ्लो कर जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं सॉलिड में और फ्लूइड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड और फ्लूइड का डिफरेंस, क्योंकि इससे जो है आपका आईएएस में एक क्वेश्चन आ चुका है, इस सेशन में, कि अगर आप सॉलिड फ्लूइड में डिफरेंस का एक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा कि फ्लूइड में जो है आपका, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, फ्लूइड जब रेस्ट में होता है तो इसमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स होते हैं। अगर फ्लूइड है आपका, इसमें फ्लूइड है तो ये रेस्ट में, तो इसमें सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि ग्रेविटेशन के कारण लगता है अंदर में, यहाँ पर जो कि रो जी एच होता है। और अगर ये मोशन कर रहा है, फ्लूइड अगर मोशन कर रहा है तो इसमें शियर फोर्स होते हैं, इसमें शियर फोर्स में प्रेजेंट हो जाएगा। फ्लूइड मोशन कर रहा है तो शियर फोर्स में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है,
इस बात को हम लोग जानते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग को हम लोग बताया कि सॉलिड जो है, सॉलिड में जब आप शियर फोर्स लगाइएगा, सॉलिड में जब शियर फोर्स लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। और डिफॉर्म कब तक करेगा, जब तक ये टाउ फोर्स है तब तक ही डिफॉर्म करेगा सॉलिड में। अगर आप इस टाउ को यानी कि फोर्स को जब आप रिमूव कर देगा तो ये सॉलिड जो वापस अपने शेप में आ जाता है। लेकिन इसी में देखिएगा आप कि ये जो है आपका डिफॉर्मेशन किस पे करता है, इस पे डिफॉर्मेशन सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना देर तक लगाएं, कब तक लगाएं, 1 घंटा लगाएं कि 2 घंटा लगाएं, या फिर लगाएं फिर छोड़ दिए, इसमें नहीं। ये देखा जाता है कि आपका जो इतना फोर्स लगा तो कितना डिफॉर्म किया, बस इतना ही देखा जाएगा। लेकिन जब आप फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड में आप जब फोर्स लगाइएगा तो ये तब तक डिफॉर्म करते रहेगा जब तक आप इसे लगाते रहिएगा। अगर टाइम 1 तक लगाए तो यहां तक डिफॉर्म करेगा, मान लीजिए 1 सेकेंड है, फिर 2 सेकेंड लगाए तो यहां आ जाएगा, 3 सेकेंड लगाए तो यहां आ जाएगा, 4 सेकेंड लगाए तो यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, और फिर लास्ट में इस तरह चल जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप एक गिलास लीजिएगा, उस पर एक बूंद रखिएगा, इस पे फूंक मारिएगा। जब इस पे फूंक मारिएगा एक बूंद पे तो ये धीरे धीरे ऐसे 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 फिर जाके ऐसे हो जाएगा या फैल जाएगा, फिर इसमें जाके चिपक जाएगा। ये चिपकता है तो इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। नो स्लिप कंडीशन, इसको सीटी में डील करेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। आप ग्लास पर रख के आप पानी को फूकिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो है इस तरह से ऐसे जाके ऐसे फ्लो करते रहेगा जब तक आप फूकना बंद न कीजिएगा। हल्का से फूक मारिएगा तब भी ये क्या जाएगा, आगे बढ़ जाता है। तो हम इस बात को लिख दिए हैं, इसी बात को हमने पूरे वर्ड्स में लिख दिए हैं, आपको हम पढ़ के बता देते हैं, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ESE में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आया हुआ है ESE में, असर्शन और रीजन में। अब इसे मैं पढ़ देता हूं। इन द केस ऑफ सॉलिड under the shear force there is deformation which does not change with the time, therefore in the solid deformation यानी कि d phi is important। देखिए फ्लूइड में क्या होगा, in the fluid deformation under the action of shear force there is a deformation which continuously changes with the time। देखिए आप कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जब तक हम लोग लगा रहे हैं T1 पे इतना है, T2 पे इतना आ गया, T3 पे इतना आ गया, फिर T4 पे इतना आ जाता है। कि टाइम के साथ कंडीशन क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन चेंज कर रहा है। पहले phi 1 था, फिर phi 2 था। आप यहाँ पे देखिएगा ये phi 1 ही रहेगा, T1 लगाइए, T2 लगाइए या T3, 1 घंटा 2 घंटा लगा छोड़ दीजिए। आप कुर्सी में बैठे रहते हैं, कुर्सी में हल्का डिफॉर्मेशन होता है। अगर वो आपका डिफॉर्मेशन हल्का हो रहा है तो देखिएगा वो उतना रहेगा जब तक आप बैठे हैं। आप दिन भर बैठे रह जाइए तब भी उसमें क्या होगा, उतना ही होगा। लेकिन वही आप पानी में बैठिए, पानी इधर उधर बह जाएगा, जब तक वो बहेगा नहीं, जब तक बहते रहेगा आपके फोर्स के कारण। अगर उसके अंदर बाउंड्री के अंदर नहीं है तब फिर तो घेरे में तो अलग बात है। तो इन द केस ऑफ फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स देयर इज अ डिफॉर्मेशन व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेस विद द टाइम, देयरफॉर इन द फ्लूइड, ये पॉइंट नोट करिएगा, देयरफॉर इन द फ्लूइड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। सॉलिड में क्या है, इन सॉलिड डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ऑन द रिमूवल ऑफ फोर्स सॉलिड ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जब हम फोर्स हटाएंगे तो ये क्या ओरिजिनल शेप में लेने की कोशिश करेगा। वेयर इज फ्लूइड विल नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेस। अगर फ्लूइड में आप फोर्स हटा देते फिर वापस यहाँ नहीं आएगा। आप पानी बहा देते फिर वापस बाल्टी में आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। पानी यहाँ डालिएगा, टेबल पे आप कहीं पानी डाल दिए, अब टेबल के नीचे चल गया तो फिर वापस आ जाएगा, कभी नहीं होगा। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट ये है कि जब फ्लूइड फ्लो करता है, इसको लिख लीजिए, फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो उसमें जो है शियर फोर्स होगा। व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग देन इट हैज द प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स। जब फ्लूइड स्टेशनरी, व्हेन द
whereas the fluid is in stationary condition there is no shear force. जब स्टेशनरी है यानी कि स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड तो उसमें shear force नहीं होगा, shear force 0 होगा. इस बात को नोट कर लिए, ये ऑब्जेक्टिव पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब फ्लूइड अगर स्टेशनरी है तो उसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है. तो फ्लूइड जब स्टैटिक कंडीशन में है, फ्लूइड जब स्टैटिक कंडीशन होगा तो टाउ जो होगा वो 0 होगा और सिग्मा इसमें प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें आपको नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट होगा. ओनली नॉर्मल फोर्स, इसमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स होता है जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है. लेकिन डायनेमिक कंडीशन होगा, फ्लो करेगा तो इसमें टाउ भी प्रेजेंट होगा. ये टाउ का कारण आप पहले हम लोग बता चुके हैं कि टाउ का कारण क्या है. तो टाउ का कारण जो होता है आपका टाउ जो होता है जब लेयर ऐसे चलता है, ये टाउ किसके कारण होता है, आपका म्यू के कारण होता है, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी होता है. एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में विस्कोसिटी लगा, डायनेमिक विस्कोसिटी होता है जिसके कारण आपका टाउ लगता है. अगर ये विस्कोसिटी 0 हो जाएगा टाउ भी 0 हो जाता है. तो टाउ इज बराबर म्यू इंटू d5/dt होता है. अगर ये 0 हो गया तो टाउ भी 0. अगर आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड में आपका shear फोर्स कितना होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. इन आइडियल फ्लूइड shear फोर्स इज कितना हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में हम लोग विस्कोसिटी 0 मानते हैं. आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही है. वीडियो देखने के लिए थैंक यू. सब्सक्राइब करते हुए जाए. थैंक यू.